हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। आज की वीडियो में हम करेंगे व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। राष्ट्रीय आय की गणना करने की तीसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि को आय विन्यास विधि या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है। परिभाषा है व्यय विधि की। व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ हमने अंतिम व्यय की गणना की है व्यय विधि में। तो अंतिम व्यय वह व्यय है जो एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है। और अंतिम वस्तुएं और सेवाएं वे वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनका या तो अंतिम उपभोग के लिए जैसे डबल रोटी या ब्रेड का प्रयोग करना, या पूंजी निर्माण के लिए जैसे किसान के द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग करना। इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती है। व्यय विधि की गणना के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है इसका अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। तो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत वे सब इकाइयां जो अंतिम व्यय करते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और यह व्यय अंतिम उपभोग और पूंजी निर्माण पर किया जाता है। तो अंतिम व्यय करने वाली मुख्य इकाइयां हैं नंबर 1 परिवार क्षेत्र, नंबर 2 उत्पादक क्षेत्र, नंबर 3 सरकारी क्षेत्र और नंबर 4 शेष विश्व क्षेत्र। पिछले वीडियो में इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेकंड स्टेप है जिसमें अंतिम व्यय का वर्गीकरण किया जाता है। तो अंतिम व्यय का वर्गीकरण दो भाग है इसके। अंतिम उपभोग व्यय, इसके अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और नंबर 2 है अंतिम निवेश व्यय, इसके अंतर्गत सकल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन और इसके साथ ही निवल निर्यात इसमें शामिल है। थर्ड स्टेप में तीसरा कदम अंतिम व्यय की गणना करेंगे। तो अंतिम व्यय की गणना के लिए सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय, इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसके अंतर्गत घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की जो अंतिम बिक्री की जाती है उसकी सकल मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। फुटकर कीमतें जिन कीमतों पर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं। इसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसके लिए घरेलू बाजार में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की गणना के लिए कुछ मदें हैं जो सरकार के द्वारा लेखा वर्ष में किए गए खर्च हैं। वो कौन से खर्च हैं देखिए। सरकार के द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का निवल क्रय है। और सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक है। और सरकार के द्वारा विदेशों में किया गया निवल क्रय। अब है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन दोनों के जोड़ को इसमें शामिल किया जाता है। तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, इसमें निर्माण पर व्यय शामिल होता है। और निर्माण पर किए जाने वाले व्यय की गणना करने के लिए निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट है, स्टील, ईंट, श्रम, पूंजी
कारकों की मात्रा को उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इसी में मशीनरी पर जो व्यय है उसकी अंतिम बिक्री की मात्रा को बाजार में प्रचलित कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। स्टॉक में परिवर्तन के लिए स्टॉक में होने वाले भौतिक परिवर्तनों पर जो व्यय किया जाता है उसकी गणना करने के लिए भौतिक परिवर्तन की मात्रा को बाजार कीमतों से गुणा किया जाता है और स्टॉक में परिवर्तन का अनुमान स्टॉक में परिवर्तन बराबर है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक से लगाया जाता है। इसके बाद है निवल निर्यात। निवल निर्यात एक लेखा वर्ष में किसी देश के द्वारा शेष विश्व को किए गए निर्यात और शेष विश्व से किए गए आयात का अंतर होता है। तो निवल निर्यात बराबर है निर्यात माइनस आयात। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए निजी उपभोग व्यय जमा सरकारी उपभोग व्यय जमा घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण जमा स्टॉक में परिवर्तन और जमा निर्यात घटा आयात। तो इस तरह से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त कर लिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जीडीपी एट एमपी बराबर है सी प्लस जी प्लस एफ प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्स माइनस एम। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास या घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है और कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। और यदि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को प्राप्त करना है तो उसके लिए कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद में विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को हम इस तरह से समीकरण के द्वारा निकाल लेते हैं। व्यय विधि संबंधी कुछ सावधानियां हैं उनको कर लेते हैं। सबसे पहले सकल व्यय का जो माप करते हैं उसमें दोहरी गणना से बचने के लिए केवल जो अंतिम व्यय है उसी को ही शामिल करना चाहिए और अंतिम व्यय वह व्यय होता है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु के जो व्यय है उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को सकल व्यय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि पुरानी वस्तुओं का जो मूल्य है वो पहले से ही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिस वर्ष उनका उत्पादन होता है। और शेयरों तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी सकल व्यय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये केवल कागजी दावे होते हैं। इनका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही इस प्रकार के जो व्यय है वो कोई मूल्य वृद्धि करते हैं। और सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान है जैसे वृद्धावस्था पेंशन है छात्रवृत्ति है इन सब पर किया गया जो व्यय है वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो इस वीडियो तक राष्ट्रीय आय के माप की तीनों विधियां पूरी हो जाती हैं।